नमस्कार, मैं विकास। अब देखें मैं यूट्यूब पर बात विभाग यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम और उनका भारतीय राजनीति पर पड़ने वाला असर। वीडियो प्रारंभ करने से पहले गुजारिश है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर करें और इस पर अपने कमेंट भी दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक उत्सुकता लोगों को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर थी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जबरदस्त विजय हासिल की है। इसके अलावा तमिलनाडु में डीएमके को पराजय का सामना करना पड़ा और वहां एक बिल्कुल ही नई पार्टी सुपरस्टार विजय थलपति की टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सबको चौंका दिया। उन्होंने 107 सीट पर अपनी विजय प्राप्त की और बहुमत के काफ़ी करीब है। उम्मीद है कि अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे। केरल में 10 साल के बाद यूडीएफ की वापसी हुई और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि केरल में वामपंथी शासन का समाप्त होते ही पूरा भारत कम्युनिस्ट मुक्त हो गया और यह आश्चर्य की बात है कि उपलब्धि इस दिन हासिल हुई कि अगले दिन यानी 5 मई को मार्क्सवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। यानी कार्ल मार्क्स के जन्म की पूर्व संध्या पर ही भारत से शासक के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया हो गया। अब एक ज़माने में जब 3 राज्यों में कम्युनिस्ट की सरकार थी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरला, आज एक भी राज्य में कम्युनिस्ट का शासन नहीं है। लेकिन इससे खतरा भी पैदा हो सकता है कि आज जब एक तरफ नक्सलवाद लगभग समाप्ति की तरफ है, कम्युनिस्टों को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा है, तो कहीं ये दोनों ताकतें मिल करके देश में एक नए किस्म की अस्थिरता पैदा करने की कोशिश न करें। इससे सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा, इसकी आशंका है। पुडुचेरी छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ एन रंगास्वामी का शासन ठीक ठाक रहा है, इसलिए पुनः उनकी वापसी हुई। असम की तो चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा एक करिश्माई नेता के रूप में उभरे हैं और भारतीय जनता पार्टी में संभवतः आदित्यनाथ जोगी के बाद सबसे शक्तिशाली और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अभी तक। उम्मीद है कि अगले मुख्यमंत्री फिर से वही बनेंगे। चलिए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आज के चुनाव परिणाम का भारत की राजनीति पर क्या क्या असर होगा। सबसे पहला असर तो ये है कि इंडिया गठबंधन के ब्लॉक जो बनाए गए थे 24 में, उनमें जो सबसे 2 सशक्त किले थे, सशक्त गढ़ थे, एक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी और तमिलनाडु में डीएमके यानी एमके स्टालिन। इन दोनों को पराजय का सामना करना पड़ा। वामपंथी तो खैर खत्म हो ही गए, वो भी इंडिया ब्लॉक के ही गठबंधन हिस्सा थे, लेकिन वह इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ सत्ता में आ गई है। पश्चिम बंगाल का यह दुर्भाग्य रहा है कि 1977 के बाद से बहुत कम ही समय ऐसी सरकार रही है पश्चिम बंगाल में जिसकी सहयोगी पार्टी केंद्र में सत्तासीन हो। यानी केंद्र और राज्य में वहाँ प्रायः अधिकांश समय तक विपरीत सरकार ही रही है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल का समुचित विकास नहीं हो पाया। एक ज़माने में 60-70 के दशक में पश्चिम बंगाल देश का तीसरा सबसे विकसित और सुशासन वाला प्रदेश था। आज विकास के सूचकांक पर पश्चिम बंगाल 27वें स्थान पर है। सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों मिलाकर के 28+8 27वें स्थान पर है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ उद्योग का विनाश हो गया है, अनेक पूंजीपति निवेशक पलायन कर गए वहाँ की शुरू में वामपंथी सरकार की गलत नीतियों और बाद में ममता सरकार की अड़ियल नीतियों के कारण। वहाँ एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी 77 से ही किसी भी सरकारी योजना में कट मनी आम बात थी और कोई भी निवेशक वह पूंजी लगाए तो उसे प्रोटेक्शन मनी देना पड़ता था। इन सब कारणों से पश्चिम बंगाल लगातार पिछड़ता गया और वहाँ से पलायन बढ़ा।
अब ये सुअवसर मिला है भारतीय जनता पार्टी को कि चूँकि केंद्र में ही भाजपा की सरकार है और पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस अवसर का फायदा उठाए और अच्छी तरह सरकार चलाए और विकास के काम करे। पश्चिम बंगाल में विकास कार्य हो, पलायन रुके। एक ज़माने में देश भर के सभी कोने से देश भर के लोग पश्चिम बंगाल कमाने जाते थे। आज बंगाल के ही लोग रोजी रोजगार तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस स्थिति को पलटना चाहिए। बंगाल में उद्योगों को रिवाइव करें और वहाँ पूंजी निवेश का माहौल बनाएं और बंगाल को फिर से अच्छे राज्यों में, विकसित राज्यों की गिनती में लाने का प्रयास करें। भाजपा को यह मौका मिला है, इस मौका को न गंवाएं। जनता बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देख रही है, बहुत उम्मीद से उनको शासन सौंपा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूल राज्य को भाजपा अच्छे तरह से चलाए, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही जनसंघ की स्थापना की थी 1951 में, और वही जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई। तो यह अपने पितृपुरुष को दिए इससे बेहतर श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती है। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा क्यों जीती, ममता क्यों हारी, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शुरुआती 5 वर्षों में कुल मिलाकर ठीक ठाक शासन किया, लेकिन बाद के वर्षों में वो इतनी तानाशाह हो गई और केंद्र के खिलाफ उनका रवैया इतना आक्रामक हो गया कि वो मामूली प्रोटोकॉल का ही पालन नहीं कर रही थी। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, राष्ट्रपति तक के कार्यक्रमों में अड़ंगा लगाने लगी थी और बाधा पहुंचा रही थी। किसी को अपशब्द बोलना, किसी सामुदायिक संस्था का सम्मान न करना, केंद्रीय एजेंसी को अपने यहाँ काम न करने देना। वह एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री की तरह आचरण कर रही थी। उनका रवैया किसी से भी संवैधानिक व्यवस्था की तरह नहीं था। वह केंद्र की भारत की अखंडता को ही चैलेंज कर रही थी। उनका रवैया बिल्कुल तानाशाही वाला था। वो मानती ही नहीं थे कि वह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ के शासक व राजा नहीं, वह सम्राट एम्पेयर एम्प्रेस की तरह काम कर रही थी। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनकी रीति नीति, उनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, उनके छोटे अफसरों, पुलिस की तानाशाही, पुलिस की नैतिक सक्रियता, इन सब कारणों ने समाज के निचले तबके में फेरी वाले, मजदूर, छोटे छोटे तबके के लोग जो होते हैं, उनके बीच, उनके मन में तृणमूल कांग्रेस के प्रति आक्रोश भरा हुआ था। उस आक्रोश को निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बार बार जीत रही थी। इस बार केंद्रीय बलों की पर्याप्त मौजूदगी और केंद्रीय एजेंसियों की तत्परता, निर्वाचन आयोग की कड़ाई के कारण अधिकांश लोग वोट दे पाए, इसलिए वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा। SIR में फर्जी नाम कट गए। अधिकांश उन्हीं लोगों के नाम थे जो आज तक TMC को वोट देते आए थे। ये फर्जी मतदाता ही TMC की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर थे। वह फैक्टर दूर हुआ और ममता का किला धड़ाम से गिर गया। खुद ममता बनर्जी भी अपना चुनाव हार गई। इससे समझ में आता है कि वो कैसे जीत रही थी। वहाँ इसके पहले के चुनाव में जितने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, उनके बाहर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे चुनाव के दिन बैठ जाते थे और किसी को बाहर निकलने नहीं देते थे कि ताकि वो बूथ तक जाके वोट न दे, जबकि इनके सभी वोट फर्जी नाम से पड़ जाते थे। यह सब इस बार नहीं हुआ, इसलिए ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब तमिलनाडु में करुणानिधि क्यों हार गए, करुणानिधि के बेटे स्टालिन क्यों हार गए? तमिलनाडु में करुणानिधि और अन्नादुरई के ज़माने से ही द्रविड़न मूवमेंट चलता रहा है। इस बार द्रविड़न पॉलिटिक्स वहाँ धराशायी हो गया है। न तो DMK जीत पाई और न तो AIADMK जीत पाई। वहाँ एक नई पार्टी TVK, जिसके नेता विजय थलपति हैं, जो कि फिल्म बहुत नामी सुपरस्टार है तमिल फिल्म इंडस्ट्री के, वह जीत गए। स्टालिन लगातार हिंदू सनातन का अपमान कर रहे थे, धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति का अपमान कर रहे थे। पिछले बार दिवाली में उन्हें दीपोत्सव का भी अनुमति नहीं दी, इसलिए लोग वहाँ भी उनसे खार खाए बैठे थे। इस चुनाव में यह बात सिद्ध हो गया, इन 5 राज्यों के चुनाव में, कि जिन लोगों ने हिंदू और सनातन का अपमान किया उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आगे विपक्ष भी अपनी रीति नीति सुधार ले और विपक्ष यह सोच कर न चले कि मुस्लिम को
गले लगाकर हिंदुओं को जाति में बांटकर शासन करके सफल हो जाएंगे। अब वो जमाना नहीं रहा। अब हिंदू भी यूनाइट होने लगे हैं। जिस प्रकार आए दिन लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता के मामले बढ़ रहे हैं, इस प्रकार हिंदुओं में भी आक्रोश है ज़्यादा, और यह आक्रोश उन्हें वोट के रूप में दिखाई दे रहा है। जब भी वोट देने का मौका मिलता है तो ऐसी पार्टियों को सबक सिखाते हैं। विपक्ष के लिए बहुत बड़ा सबक है। विपक्ष अपनी रीति नीति बदले। विपक्ष को भी जाने अनजाने न चाहते हुए भी हिंदुत्व के पिच पर ही खेलना पड़ेगा, यानी कि मोदी के ही एजेंडे पर काम करना पड़ेगा। आगे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव भी बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के चक्कर में रहेंगे तो उन्हें भी इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। सभी नेता, राहुल गांधी जो थोड़ा बहुत मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि उन्हें केरल में सफलता मिली है, यूडीएफ की वापसी हुई 10 साल के बाद, लेकिन राहुल गांधी के इसमें कोई योगदान नहीं है, उनकी कोई सफलता नहीं है। तो अब वामपंथी पार्टी के कुशासन से लोग उब चुके थे, वहाँ कोई अन्य विकल्प है नहीं, इसलिए कांग्रेस को सत्ता मिली। इसमें राहुल गांधी का बहुत योगदान नहीं है। सफलता मिली है तो ठीक से चलाए, नहीं तो फिर धीरे धीरे। एक इत्तेफाक की बात यह है कि 2016 में पश्चिम बंगाल में भाजपा को 3 सीटें मिली थी। इस बार 26 में केरला में भाजपा को 3 सीटें मिली है। कहीं यही पैटर्न चलता रहा तो 2031 में या 36 में भारतीय जनता पार्टी या तो मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएगी केरला में, या हो सके सत्ता में ही आ जाए। भाजपा कहीं भी एक अंकुर के रूप में जाती है, किसी स्टेट में एक अंकुरित होती है बीज के रूप में, धीरे धीरे विशाल पौधा बन जाती है, पेड़ बन जाती है। ऐसा केरला में हो सकता है। विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एकता बनानी पड़ेगी। विपक्ष पूरा एक हो करके एक एजेंडे पर काम करे, एक नेतृत्व दे, एक नेता चुने और तय एजेंडे को लेकर के काम करे। ममता गुरु टूट ही गया है। अब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सबको अपनी औकात मालूम पड़ गई। तेजस्वी यादव का नाम तो लेना उचित ही नहीं है, वो इस योग्य है भी नहीं। उनको किसी तरह विपक्ष के नेताओं में गिनती कर ली जाती है, यही गनीमत है। उनके नेतृत्व का कोई गुण ही नहीं है, उनकी पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है। फिर भी इन सबको मिल करके आपस में एकजुट होकर काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो निर्बाध प्रगति हो रही है उसे रोकने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए, किसी भी पार्टी के लिए इस प्रकार लगातार प्रगति करना, सभी राज्यों में छा जाना, विपक्ष का पूरी तरह सफाया हो जाना, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, या शुभ संकेत डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, यह घातक है। इसलिए विपक्ष को इस पर विचार करना चाहिए और अपने सभी मतभेदों को, स्वार्थों को मिटा करके एकजुट होकर के सामने आना चाहिए। 29 का चुनाव बहुत दूर है। 29 के चुनाव के पहले भाजपा के विरोध में विपक्ष को एकजुट होकर के सामने आना चाहिए। नमस्कार, फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में।